कहते हैं जो इंसान बोता है वही काटता है। ये बड़ों की परंपरा है, बड़ों के बोल हैं जो मैंने कभी नहीं जाने थे। मैं उनकी बातों को हवाओं में उड़ा देती और ये कहती कि हाँ, हाँ, जो बोएँगे वही काटेंगे, हम क्या किसान हैं? मैंने कभी ये नहीं जाना था कि ज़िंदगी में वाक़ई में ये चीज़ें होती हैं कि जैसे कर्म होते हैं वैसे ही ऊपर वाला कर देता है और कर्मा कर्म दिखा के ही छोड़ता है। मेरे साथ भी कुछ ऐसे ही हुआ। मैं मिजाज की बहुत तेज़ थी। बचपन से ही मुझे सबके साथ में ज़बान लड़ाना, चिल्लाना, चीखना, लड़ना बहुत अच्छा लगता था। एक सुकून मिलता था, पढ़ाई के साथ-साथ मैंने ये सारी चीज़ों में एक डिग्री हासिल करी थी। मुझे नहीं पता था कि कर्मा मेरे कर्म यहीं पर भुगता देगा मुझे। आज जिस मोड़ पे मैं हूँ, जिस बीमारी से मैं जूझ रही हूँ, ये मैं अपने दिल की बात किसी को नहीं बता सकती। क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि इंसान चाहते हुए भी नहीं बता सकता। ख़ास करके मेरे अंदर जो चीज़ अंदर चल रही है मेरे, वो मैं किस तरह से आपको बताऊँ? मैं माफ़ी माँगती हूँ ऊपर वाले से भी जो मेरे हाथों से कर्म हुए हैं, उन्हें माफ़ कर दे ऊपर वाला। जब मेरी शादी हुई, तो जैसे ही मैं अपने ससुराल गई, मैंने अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए। घर में तो मैं तेज़ थी, वहाँ मैं अव्वल हो गई। सबसे बड़ी बहू होने का नाजायज़ फ़ायदा उठाने लगी। सास मेरी चुप रहती थी क्योंकि वो सादी मिजाज थी और मैंने अपने घर के अंदर अपने आप को ऐसा छाया कि सबके पत्ते मैंने कट कर दिए। मेरी 4 नंदें थीं, 2 देवर थे, उन सबको अपने उँगली के इशारे पे नचाना मेरा काम था। छोटी-सी बात को बड़ा करके अपने हस्बैंड को बताना मेरा काम था। मैंने कभी ये नहीं जाना कि जो मैं आज कर रही हूँ, कल को मेरे साथ भी यही होगा। मेरे भी बच्चे होंगे और जो मैं हरकतें मेरी अंदर हैं, वही मेरे बच्चों में आएँगी या ना भी आएँ बच्चों में आदतें, लेकिन मैं यहीं भुगत के जाऊँगी। मैंने वो सारी मुमकिन कोशिश करी जो एक बहू करती है, अपनी सास के हर बात को कट करना, अपनी सास को हर जगह नीचा दिखाना। शुरू-शुरू में वो मेरे ऊपर हावी थी, उसके बाद में इतनी हावी हुई कि मैंने उन्हें भुला दिया कि उनका नाम क्या है। शादी होकर के जब मैं उनके घर गई थी, तो शुरू में ही उन्होंने मुझे घर के कायदे-कानून बताने शुरू कर दिए। ये बेटा ये खाना खाता है, वो बेटा वो खाना खाता है। तुम्हारे पापा जी ये चीज़ खाते हैं, ये सब्ज़ी मत पकाना, ये सब्ज़ी से हमें एलर्जी है। और जैसे कि वगैरह-वगैरह सारी चीज़ें घर के सबके कपड़े तुम्हें धोने हैं और ये वाला काम ये बेटी करती है, उसकी ज़िम्मेदारी ये है। मतलब सबके काम हमारे बाँट दिए थे क्योंकि उनकी बेटियाँ भी थी। मेरी ननदें, मैं ये सारी चीज़ें पहले चुपचाप सुनती रही, समझती रही। लोगों को पहले मैंने जाना कि कौन कैसा है, किस मिजाज का है। फिर उसके बाद मैंने सबको जब अच्छी तरीके से जान लिया, फिर 2 महीने लगे मुझे उन सब की बातों को जानने के लिए। फिर उसके बाद मैंने अपना असली रूप दिखाया। आज मुझे बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही आप सबके साथ में अपने कर्मों की बात करते हुए क्योंकि ये एक सच्चाई है। जो मैंने करा मैं घर में किसी को नहीं बता सकती, लेकिन हाँ, मैं आप लोगों के साथ में ज़रूर शेयर कर सकती हूँ क्योंकि ना तो आप मुझे जानते हो और ना ही पहचानते हो। शायद मेरे दिल का बोझ हल्का हो जाए, शायद ऊपर वाला मुझे माफ़ कर दे। तो ख़ैर चलिए कहानी को शुरू करते हैं। जैसे ही मैं सब चीज़ों को जान चुकी थी, तो सबसे पहले मैंने अपनी नंदों के पत्ते कट करने शुरू करे। मैं अपने हस्बैंड के कान भरती और उन्हें बताती कि तुम्हारी बहनें इस तरह की हैं, तुम्हारी बहन उससे बात कर रही थी, तुम्हारी बहन ने ये काम नहीं करा, ये बात ऐसे हो गई, आज तुम्हारी माँ ये कह रही थी। जबकि मेरी सास पूरे घर पे छाई हुई थी। मेरी सास ने पूरे घर को सँभाला था, यहाँ तक कि अपनी सास-ससुर की भी सेवा उन्होंने सुना था बहुत अच्छे से की थी। पता नहीं कौन-सा कर्म था जो मुझ जैसी बहू ले आई थी वो। हो सकता है कोई तो होगा, क्योंकि जब ये सुना है कि कर्मा कर्म दिखाता है, तो वही मैं मेरे हाथों से भी हो गया। खैर मैंने जैसे ऐसे करना शुरू करा, घर के अंदर तकरार शुरू हो गई, छोटी-छोटी बातों पे लड़ाइयाँ शुरू हो गई। मैं खाना बनाती तो उस टाइम पे मैं सबसे कह देती कि सबसे पहले खाना कोई भी ना खाए, पहले तुम्हारे भाई का निकलेगा, फिर उसके बाद सबको दिया जाएगा। मेरे ससुर को चाय पीने की आदत थी, वो दूध में पत्ती लगा कर के पिया करते थे। तो मैं उनके
दूध के अंदर पानी मिला के और फिर उनको पत्ती लगा के दिया करती। वो चीज़ मेरी सास ने जब देखी, तो मेरी सास को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने मेरे हस्बैंड से कहा, तो मैंने कहा ठीक है, दूध बढ़ा दो, क्योंकि दिन में 4-4 5-5 बार मैं चाय बनाती हूँ, दूध ख़त्म हो जाता है। खालिस दूध की चाय बनाऊँगी तो फिर घर में और बंदे भी तो रहते हैं, वो क्या पिएँगे? इस बात पे से मेरे हस्बैंड की मेरी तकरार हुई, कई बार लड़ाई हुई, झगड़े हुए। मैं घर से निकल गई, अपनी मायके चली गई, लेकिन मेरे हस्बैंड और मेरी सास मुझे फिर ले आते। माफ़ी-तराफ़ी होती, फिर उसके बाद मेरा अपना रंग शुरू हो जाता। कम तो वे भी नहीं थे, वे भी वही हरकतें करते थे जो मैं चाहती थी। अक्सर वो मेरे हस्बैंड के कान भरते और मुझे पता चल जाता, फिर मैं पूरे घर को उठा लिया करती और फिर नाराज़ होकर के मैं अपनी ससुराल मायके चली जाती। इस तरह से हमारे घर का जो जितना भी वातावरण था सारा ही ख़राब हो गया और एक नोक-झोंक हम सबके बीच में चलने लगी। यहाँ तक कि मेरे ससुर को जब इस बात का पता चला कि मैं उनके चाय के अंदर पानी मिला देती हूँ दूध के अंदर, तो उन्होंने घर में चाय पीनी बंद कर दी और कहा, बेटा कोई बात नहीं, मैं बाहर पी लिया करूँगा। क्योंकि वो डायबिटीज़ के मरीज़ थे और वो खाली चाय पीते थे, उसमें बिल्कुल चीनी नहीं रहती थी और मैं पानी डालती तो वो कड़वी हो जाया करती थी, पत्ती तेज़ हो जाती थी मुझसे। अक्सर मैं वो ऐसा ही खाना बनाया करती जिसे जो उन्हें पसंद नहीं था, क्योंकि मुझे पता था किसी तरह से मेरे हस्बैंड मुझे अलग कर दे और इनसे मेरा पीछा छूट जाए। मैं वो सारे हथकंडे आज़मा रही थी जो एक बहू आज़माती है और इस तरह से करते-करते मैं प्रेग्नेंट हो गई। मेरी सास मेरी सारी बातों को नज़रअंदाज करती और ये सोचती कि शुरू-शुरू में सब ये सारी चीज़ें होती हैं, मान जाएगी, एक आध बाल-बच्चा हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन मैंने तो ये चीज़ सोच रखी थी कि मुझे इनके साथ नहीं रहना है, क्योंकि इन चीज़ों के साथ में मैं नहीं रह सकती थी। ऊपर से 4 नंदें थीं। वो तो अगर ज़रा सी भी बात हो जाती थी, अगर वो अपने भाई को कहती तो मैं उसी टाइम पे उन्हें बोल देती थी कि मेरे हस्बैंड से नहीं कहना। मैंने कभी ये नहीं जाना कि ये अगर मेरा हस्बैंड है तो उससे पहले इसका भाई भी तो है। मेरे आने से पहले वो उनका भाई था, लेकिन मेरे आते ही वो मेरा हस्बैंड बन गया और मैंने उसकी ज़िंदगी को भी अपनी जैसे कर लिया। सुकून तो मुझे भी नहीं था, किसी तरह से मुझे भी सुकून नहीं था। पूरे आस-पास के लोगों में, मोहल्ले में मैं कहलाने लगी थी कि बहू बहुत तेज़ आई है, बहुत ज़बान दराज़ है। क्योंकि मुझे ये लगता था कि ज़्यादा ही होगा तो क्या करेंगे, अलग कर देंगे या छोड़ देंगे। ना तो मुझे छूट अलग होने से डर लगता था, ना छूटने से डर लगता था। मैं अपने आज़ाद ख़याल की थी और इसी तरह से वक़्त गुज़रा और मेरी गोद में एक बेटा आ गया। मेरी सास अक्सर मुझे यही कहा करती थी कि जो बोता है इंसान वही काटता है। आज तुम हमारा दिल दुखा रही हो, कल को ऊपर वाला ना करे तुम्हारा दिल दुखे। मैं हँस के टाल देती और कह देती कि चल, चल ये ऐसे ही करती रहती है। मैं उनके कपड़े नहीं धोती थी, ना प्रेस करती, सारी ज़िम्मेदारी उन लड़कियों पे थी। पूरे घर के अंदर मेरा दबदबा हो गया, जिसकी वजह से मेरे जो देवर थे वो भी बेज़ार हो गए, तो वो वहाँ से चले गए। कहने लगे हम बाहर शहर जाके काम करेंगे, क्योंकि घर की रोज़-रोज़ की लड़ाई से वो भी परेशान हो गए थे। इसी तरह का माहौल था। मैं अपने हस्बैंड के आने के टाइम अपनी सास के पैर दबाया करती, वैसे मैं हट जाया करती थी। क्योंकि मैं तो उनका कुछ करना ही नहीं चाहती थी, मुझे वो एक आँख देख ही नहीं पाती थी। और मैंने अपने हस्बैंड से कह के उनके जो जेब खर्चे के पैसे थे वो भी बंद करा दिए। इसी बीच में मेरे ससुर का इंतकाल हो गया और मेरे ससुर चल बसे। जब मेरे ससुर चल बसे तो मेरे मुझे और भी हौसले मेरे बढ़ गए। कभी मेरी सास ने मेरी माँ को बुला के मेरी शिकायत नहीं करी और कभी ये नहीं कहा कि तुम्हारी बेटी ऐसे करती है। वो सिर्फ़ एक ही चीज़ कहती थी कि जो बोएगा वही काटेगा, और बस वो चुप हो जाती। और एक साइड में मैंने उनको, जैसे वो किचन में जाया करती थी पकाने के लिए, खाना बनाती या घर में कुछ भी काम करती, रफ़्ते-रफ़्ते मैंने उनको हर चीज़ से कट करा और एक तरफ कर दिया और चारों लड़कियों की मैंने रफ़्ते-रफ़्ते शादी जल्दी-जल्दी करा दी। 3 साल में मैंने 4 शादियाँ कराई, 2 की एक बार कराई, 2 की एक बार कराई। लड़के उन्होंने खुद नहीं देखे, मैंने सिर्फ़ उनकी फ़र्ज़ अदा करा के उन्हें भेज दिया, जिसमें से 2 लड़कियाँ बहुत परेशान थीं। उनके घर-बार सही नहीं थे, उनके ससुराल वाले दहेज की माँग करते, तो मैं साफ़ कहती हम कहाँ से लाएँगे? हम तो खुद गरीब हैं। जबकि हमारे ससुर की अच्छी ज़मीन थी, चाहते तो हम उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा दे सकते थे, लेकिन मैंने मना कर दिया था। नॉर्मल तौर पे जो दहेज जाता है मैंने उतना ही दिलाया था।
खैर आज आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं पागल हो गई हूँ शायद, लेकिन ये एक औरत की असलियत सच्चाई है। अगर आप माने ना माने, ये एक औरत की सच्ची बात है। बहुत सारी औरतें ऐसी होती हैं, बहनें ऐसी होती हैं जो चुप हो जाती हैं, पर मैं उनमें से नहीं थी। मैंने दुनिया को देखा था, मुझे पता था कि मुझे अपनी गृहस्थी जमानी है, क्योंकि आधी उम्र तो मेरी हस्बैंड की बहनों की शादी और भाइयों की शादी कराने में गुज़र जाएगी, आधी उम्र माँ को पालने में गुज़र जाएगी। मेरे हिस्से में क्या आएगा? मेरे और मेरे बच्चे के हिस्से में क्या आएगा? मेरे दिमाग में ये सब चीज़ें चलती थी, क्योंकि मेरे जो फ्रेंड थी वो भी फ्रेंड सर्कल मेरा पूरा ऐसा ही था। खैर जैसे-तैसे करके घर के मेंबर कम हो गए, मेरी सास रह गई और दोनों ननदों की शादी हो गई, दोनों देवर चले गए, पूरे घर में मैं अकेली रह गई। अब बड़ा सुकून था, थोड़ा खाना बनाते, थोड़ा काम रहता और सिर्फ मोबाइल देखना, टीवी देखना, फ़िल्म देख के आ जाना, बाहर का खाना-पीना। अब मेरे पास मेरी आज़ादी थी, मस्ती थी। मेरे हस्बैंड अगर कहते तो मैं साफ कह देती कि आज बिल्कुल भी मन नहीं पकाने का, बाहर से ले आओ तो हम घर में खा लेंगे, वरना एक काम करो खुद ही पका लो। मेरे हस्बैंड भी मेरे सामने ज़्यादा नहीं बोलते थे, क्योंकि वो भी चुप हो जाते। उन्हें भी पता था कि मैं ज़्यादा करूँगा, कुछ कहूँगा तो अपनी माँ के चली जाएगी और घर खाली-खाली हो जाएगा। मेरी ननदें जब भी रहने के लिए आती, मैं उनका जीना हराम कर देती। मेरा बिल्कुल मन नहीं करता था कि मैं उन्हें एक दिन भी अपने घर रखूँ। और इस तरह से मेरी नंदे भी बेचारी चली जाया करती थी, वो ज़्यादा टाइम नहीं रुकती थी। मेरे आगे भी मेरी माँ थी, भाई थे, बहनें थी, पर मैंने ये सोचा था कि मैं बिल्कुल सही हूँ। मेरी बहनों की शादी हो चुकी थी और मेरे पापा का इंतकाल हो चुका था, बस बची थी अम्मी और मेरी 2 भाभी। जब भी मैं अपने मैके जाती ना तो मैं बड़ी खुश होती, क्योंकि वहाँ भी मेरा ही हुक्म चलता। मेरे आने से पहले-पहले मेरी भाभी अपने मैके चली जाती और मैं अकेले रहती वहाँ पर। ढेर सारी चुगलियाँ अम्मी से करती और अम्मी मुझे समझाती रहती कि ऐसा नहीं करते। इससे आगे की कहानी कल के ब्लॉग में आप लोगों को मिलेगी, जो कि आप लोग देखना ज़रूर और इबरत ज़रूर हासिल करना।